नमस्कार दोस्तों, डेट आज की 31 जुलाई 2025 है। स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पुलिसिंग पे आर्टिकल है द हिंदू का, इसे डिस्कस करेंगे। दूसरा आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस का नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल से संबंधित है, ये डिस्कस करेंगे। और तीसरे नंबर पे आर्टिकल डिस्कस करेंगे रूरल डिस्ट्रेस से संबंधित, ये भी इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारी आज की डिस्कशन में फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इंडिया की पुलिसिंग से संबंधित है। आपने सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। शुरुआत में देखो, आर्टिकल में ना एक सिनेरियो दिया जाता है। मान लीजिए एक क्राइम सीन है और वहां पे ना 2 डिटेक्टिव पहुंचते हैं। एक तो पहुंचते हैं शेरलॉक होम्स और दूसरे डिटेक्टिव पहुंचते हैं जिनका नाम है डर्टी हैरी। अब ये 2 डिटेक्टिव पहुंचते हैं, दोनों का जो काम करने का तरीका है ना बिल्कुल अलग है। एक तरफ शेरलॉक होम्स हैं। शेरलॉक होम्स पूरी तरह से शांत, हर डिटेल्स देखते हैं जो दूसरे लोग इग्नोर कर देते हैं, पूरे लॉजिक से चलते हैं। उनको पता है सच निकालना है तो सच फोर्स की सहायता से मारपीट करके नहीं निकाला जा सकता। सच निकलता है इन्वेस्टिगेशन से, और वो इन्वेस्टिगेशन की जाती है एविडेंस के आधार पे, प्रूफ के आधार पे, लॉजिक के आधार पे, साइंस के आधार पे। दूसरे जो डिटेक्टिव हैं डर्टी हैरी, ये गुस्से वाले हैं, ये रूल्स नहीं मानते, वो इन्वेस्टिगेशन नहीं चाहते, वो डराते हैं, कन्फेशन निकालते हैं। डर्टी हैरी को चाहिए जल्दी जस्टिस। इन्हें इस चीज से मतलब नहीं है कि जस्टिस सही है या गलत है, इन्हें एक चीज से मतलब है कि जस्टिस जल्दी मिलना चाहिए, चाहे उसमें लोगों का जीवन बर्बाद हो जाए, फर्क नहीं पड़ता। राइटर बोलते हैं देखो, ये 2 कैरेक्टर्स की जो हमने बात की ना, एक तरफ शेरलॉक होम्स और दूसरी तरफ डर्टी हैरी, ये इंडिया की पुलिसिंग के ना 2 अलग अलग तरीके हैं। हमें कौन सा पुलिस स्टेशन चाहिए, शेरलॉक होम्स वाला या डर्टी हैरी वाला? आप सोच के देखिए। आज देखो, हम भारत में ना ज्यादातर जो पुलिसिंग देखते हैं ना वो डर्टी हैरी वाली ही देखते हैं। और इस टाइप की पुलिसिंग का, डर्टी हैरी टाइप जो पुलिसिंग होती है ना, इसका नतीजा है क्या? कस्टोडियल डेथ। कस्टोडियल डेथ मतलब पुलिस कस्टडी में लोगों की मौत। आप एग्जांपल देखिए, जून में ना तमिलनाडु में एक कस्टोडियल डेथ हुई। अजीत कुमार 27 साल का मंदिर का गार्ड पुलिस कस्टडी में मारा गया। क्या आरोप था? इस पर आरोप था कि इसने ज्वेलरी चुराई है, मतलब मिसिंग ज्वेलरी के लिए इसको पकड़ा गया पुलिस के द्वारा, मारा पीटा गया कन्फेशन निकालने के लिए, लेकिन इस मंदिर के गार्ड की मौत हो गई। और देखो, दुखद बात यह है, कुछ महीने पहले ही तमिलनाडु पुलिस पब्लिक सर्विस कमीशन ने ना, तमिलनाडु पुलिस कमीशन ने कुछ रिफॉर्म लाए थे कि हाँ भाई कस्टोडियल डेथ नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी ऐसा हुआ, तो ये काफी दुखद है। इसके बाद में राइटर कुछ डेटा बताते हैं। 2018-19 से लेकर 2022-23 के बीच में 687 लोगों की डेथ हो गई पुलिस कस्टडी में। मतलब हर हफ्ते 2 से 3 लोगों की डेथ होती है पुलिस कस्टडी में। ये नंबर्स है कौन से राज्यों में कितने लोगों की डेथ हुई। गुजरात में 81, महाराष्ट्र में 80, मध्य प्रदेश में 50, बिहार में 47, उत्तर प्रदेश में 41, वेस्ट बंगाल में 40 और तमिलनाडु में 36। देखो, ये तो वो नंबर हैं जो पुलिस ने एक्सेप्ट किए कि हाँ भाई इनकी पुलिस कस्टडी में डेथ हुई। अब आपको भी पता है, बहुत सारे लोगों की कस्टोडियल डेथ होती है ना, पुलिस उन्हें ये बोल देती है कि ये तो सुसाइड था, ये तो एक्सीडेंट था, सडनली जो एक्यूज था हमारी कस्टडी में था लेकिन बीमार हो गया। तो इस वजह से सही नंबर तो कभी आपको पता ही नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत बार पुलिस ना लॉकअप में जहां पे सीसीटीवी सर्विलेंस होता है वहां पे टॉर्चर नहीं करती है। जैसे ये जो केस था ना अजीत कुमार का, अजीत कुमार को पुलिस स्टेशन में ले ही नहीं गई पुलिस। पहले तो पुलिस वैन में अजीत कुमार को मारा पीटा गया, बाद में अजीत कुमार को ले जाया गया एक टैंक के बेड में, बाद में गौशाला में ले जाकर मारा गया। तो ऐसी ऐसी जो डेथ्स होती है ना, तो ये तो पुलिस कस्टडी में काउंट ही नहीं होती। क्यों? क्योंकि इलीगल कस्टडी थी और पुलिस स्टेशन में नहीं मारा पीटा गया, पुलिस स्टेशन से बाहर मारा पीटा गया, जहां पे कोई सीसीटीवी सर्विलेंस नहीं था, कोई ओवरसाइट नहीं था। तो राइटर बोलते हैं देखो, ये ना स्ट्रक्चरल इनजस्टिस है। स्ट्रक्चरल इनजस्टिस देखो इसलिए, पुलिस के द्वारा ज्यादातर कैसे लोगों को टारगेट किया जाता है?
ज़्यादातर ऐसे लोगों को टारगेट किया जाता है जो देखो डेली वेज वर्कर्स होते हैं, गरीब होते हैं, माइग्रेंट्स या फिर स्लम में रहने वाले लोग होते हैं, या फिर कास्ट हायरार्की में जो नीचे आते हैं, सो कॉल्ड लोअर कास्ट के लोग हैं, जैसे दलित या ट्राइबल्स हैं। तो इन पे अपनी पावर का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है पुलिस के द्वारा। तो ये स्ट्रक्चरल इनजस्टिस है। और ऐसा जानते हो होता क्यों है? इसके पीछे भी रीजंस हैं। सबसे पहले तो देखो इनएडिक्वेट ट्रेनिंग, खास करके देखो कांस्टेबल्स को ना अच्छी ट्रेनिंग नहीं दी जाती, और पुलिस फोर्स में 90% जो होते हैं वो तो देखो कांस्टेबल्स ही होते हैं। दूसरा रीजन है पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो शेरलॉक होम्स की तरह एक्ट करने के लिए ना अच्छे टूल्स चाहिए, अच्छी टेक्निक चाहिए, लेकिन हमारे पुलिस स्टेशंस में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल भी नहीं होता। तो इस वजह से मजबूरी में कई बार पुलिस को ऐसे हथकंडे अपनाने पड़ते हैं कि मारो पीटो वो कन्फेशन दे देगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रेशर फॉर क्विक रिजल्ट्स। हमारे देश में पुलिस फोर्स के ऊपर ना जबरदस्त प्रेशर होता है, भाई निकाल के दो, कैसे भी रिजल्ट ला के दो, बॉस ऊपर डंडा लेके खड़ा होता है। नेक्स्ट है चौथा पॉइंट, वीक इंस्टीट्यूशनल ओवरसाइट। वीक इंस्टीट्यूशनल ओवरसाइट मतलब पुलिस देखो कुछ भी करे, ऊपर कोई ओवरसाइट वाला नहीं है, देखने वाला नहीं है कि क्या गलत हो रहा है। जैसे कांस्टेबल्स कुछ गलत कर रहे हैं तो इंस्पेक्टर और दूसरे जो ऑफिसर्स हैं उनको एक्ट करना चाहिए ना, रोकना चाहिए, लेकिन ये खुद ही ऐसे एक्ट कर रहे हैं। तो मतलब ओवरसाइट बहुत वीक है पुलिस में कि पुलिस क्या गलत कर रही है उसे रोका जाए सीनियर्स के द्वारा। तो फिर इन्हें ना इंप्यूनिटी महसूस होती है कि यार हम कुछ भी करें हमें कौन रोकेगा। नेक्स्ट है सोसाइटल इंटॉलरेंस। 5वां नंबर का पॉइंट है सोसाइटल इंटॉलरेंस। मतलब लोग भी इसको सह लेते हैं, नॉर्मल मान लेते हैं कि गलत नहीं है, लेकिन देखो ये बहुत खतरनाक है कि सोशल सैंक्शन भी मिल चुका है। पुलिस में जो टॉर्चर किया जाता है ना, इसे सोशल सैंक्शन मिल गया है। तो ये 5 पॉइंट्स हैं। लेकिन देखो हकीकत में ना सुप्रीम कोर्ट की ना 2 इंपॉर्टेंट रूलिंग्स हैं इसके बारे में। एक तो डीके बसु केस है 1996 का। इसमें ना सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ना कस्टोडियल टॉर्चर के अगेंस्ट ना डिटेल्ड सेफगार्ड्स दिए गए। जैसे एक ये बोला गया, अरेस्ट के टाइम ना मेमो बनेगा, फैमिली को इन्फॉर्म किया जाएगा ताकि टॉर्चर वगैरह ना हो, फैमिली से मिलने दिया जाएगा, फैमिली पूछ लेगी कि कैसे ट्रीट किया गया है। नेक्स्ट केएस पुट्टास्वामी केस 2017 में आया, मतलब ये जजमेंट काफ़ी फेमस है। राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इंपॉर्टेंट बात बोली कि सबको ना अपने शरीर पर अपना पूरा अधिकार है, मतलब कोई उसको हर्ट नहीं कर सकता। डिग्निटी और बॉडीली ऑटोनॉमी की बात की गई थी कि सबको अपने शरीर पर पूरा अधिकार है, कोई हर्ट नहीं कर सकता दूसरे पर्सन को। तो ये 2 इंपॉर्टेंट जजमेंट्स है सुप्रीम कोर्ट की। लेकिन देखो फिर भी अभी टॉर्चर होता है। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने ना अपनी 273वीं रिपोर्ट में ये कहा था एंटी टॉर्चर लॉ हमारे देश में बनना चाहिए, बट अभी तक कोई लॉ नहीं बना है। इंडिया ने देखो अभी तक बल्कि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन जो है ना टॉर्चर के अगेंस्ट, इस कन्वेंशन को भी रेटिफाई नहीं किया है। ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है कस्टडी में होने वाले टॉर्चर को रोकने के लिए। 2025 में बल्कि ग्लोबल टॉर्चर इंडेक्स में ना इंडिया को हाई रिस्क कंट्री की कैटेगरी में डाला गया था। फिर इसके बाद राइटर ना ये बोलते हैं देखो ये कस्टडी में टॉर्चर वगैरह जो होता है ना ये काम नहीं करता। पुलिस को लगता है कि इससे रिजल्ट जल्दी आ जाता है, लेकिन बहुत सारी रिसर्च रिपोर्ट्स हैं जो कहती हैं कि ये टॉर्चर वगैरह रिजल्ट नहीं देता है। जैसे देखो एग्जाम्पल सबसे पहला दिया जाता है ये वाला, अल्जीरियन वार वाला दिया जाता है। अल्जीरियन वार चला था 1954 से लेके 62 के बीच में। इस वार में ना फ्रेंच फोर्सेस ने ना काफ़ी टॉर्चर का इस्तेमाल किया था रिजल्ट निकालने के लिए, इंटेलिजेंस निकालने के लिए, लेकिन जो इंटेलिजेंस मिली ना वो यूजलेस थी। बाद में रिसर्च भी हुई, जो इंटेलिजेंस मिली फ्रेंच फोर्सेस को टॉर्चर के बाद में वो यूजलेस थी, गलत थी। 2007 का एग्जाम्पल दिया जाता है। CIA ने बहुत टॉर्चर किया था, CIA ब्लैक साइट्स जहां पे टॉर्चर करते थे। फिर रेड क्रॉस ने यह रिपोर्ट किया कि डिटेनीज ने ना बस अपने दुख को खत्म करने के लिए, क्योंकि CIA वाले मार पीट रहे थे ना, तो जिनको डिटेन किया गया था उन्होंने ना सिर्फ अपने दर्द को खत्म करने के लिए कन्फेशन कर दिया, और कन्फेशन करके कुछ भी उल्ट सुल्ट इंफॉर्मेशन दे दी कि हाँ वहां पे ये हुआ। लेकिन CIA ने जब उस लीड को फॉलो किया तो आगे डेड एंड साबित हुआ कि हाँ पता लगा कि वो झूठ बोल रहा था और कन्फेशन झूठा निकला।
तो होता ये है, जब देखो डिटेनी को मारा जीता पीटा जाता है ना, तो वो दर्द को ख़त्म करने के लिए ना कुछ भी अनाप शनाप बोल देता है। और ये चीज़ ना प्रूव भी हो चुकी है साइंस में कि जब मारा पीटा जाता है ना, तो ब्रेन का ऐसा हिस्सा डिसोरिएंट हो जाता है जिसमें मेमोरी वगैरह सब बंदा भूलने लगता है और वो कुछ भी बोल देता है, सिर्फ दर्द को रोकने के लिए, जो मारा पीटा जा रहा है उसे रोकने के लिए। जैसे ये अजीत कुमार का केस था तमिलनाडु में, जो मंदिर के गार्ड की कहानी मैंने आपको सुनाई। अजीत कुमार ने भी ना कुछ भी बोल दिया, मतलब उसे मारा पीटा जा रहा था तो उसने बोल दिया कि हाँ हाँ जो गहने हैं, ज्वेल्स हैं, मैंने चुराए हैं और वो मैंने गौशाला में रखे हैं। लेकिन गौशाला में भी पुलिस को कुछ नहीं मिला, तो वहां भी उसको मारा पीटा गया। राइटर बोलते हैं देखो असल में क्या चीज काम करती है। नेटफ्लिक्स की ना डॉक्यूमेंट्री है, कैसे ओसामा बिन लादेन को ढूंढा गया। तो जो कोरियर था ना, जो चीजें पहुंचाता था लादेन को, अब उसको अगर CIA वाले पकड़ लेते, मारते पीटते, तो शायद वो लादेन की लोकेशन ना बताता, या फिर जो भी इंफॉर्मेशन उस कोरियर के पास में थी वो ना देता। लेकिन इन्होंने क्या किया, US वालों ने, मतलब एजेंसीज वालों ने, जो कोरियर था उसको फॉलो किया, ट्रैक किया, एनालिटिकल सर्विलेंस की, मेथडोलॉजिकल जो एनालिसिस है उसका यूज किया गया, तब जाके एग्जैक्ट जो लोकेशन है वो लादेन की पता चल पाई। तो इसी प्रकार की पुलिसिंग होनी चाहिए। यूके का एक एग्जांपल दिया जाता है। यूके में ना बर्मिंगम में ना पब में फायरिंग हुई थी 1974 में। पुलिस ने जबरदस्ती कन्फेशन दिलवा दिया कुछ लोगों से, बाद में वो बरी हो गए थे। तो उसके बाद, इस घटना के बाद ना यूके ने एक मॉडल का फॉलो किया, पीस मॉडल। पीस मॉडल में है P फॉर प्रिपरेशन एंड प्लानिंग, E फॉर एंगेज एंड एक्सप्लेन, फिर है अकाउंट, फिर क्लोजर, फिर इवेल्युएशन। अब इस पीस मॉडल में क्या होता है, जो जिन पे शक होता है ना उनसे ओपन एंडेड क्वेश्चनिंग की जाती है, उनकी बात सुनी जाती है, वीडियो रिकॉर्डिंग होती है इंटरव्यूज की। तो इससे ना फॉल्स कन्फेशन कम हुए और कन्विक्शन जो निकले ना बिल्कुल एक्यूरेट कन्विक्शन निकले। इससे ना पब्लिक ट्रस्ट पुलिस के ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ा। तो ये जो पीस मॉडल है ना इन्वेस्टिगेशन का, ये काफ़ी अच्छा है, इसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ हुई। अब राइटर और भी बताई जाती हैं। राइटर बोलते हैं देखो खूंखार जो क्रिमिनल है ना, जैसे नॉर्वे में फार राइट टेररिस्ट थे एंडर्स ब्रीविक, इन्होंने ना 77 लोगों को मार दिया था 2011 में। सोच के देखो कितनी ज़्यादा हत्याएं इन्होंने की, मतलब बंदूक लेके गोलियां चला दी अंधाधुंध। अब देखो इस टेररिस्ट को ना नॉर्वे की पुलिस के द्वारा ना बिना थ्रेट के, बिना मारे पीटे, खुले मन से इन्वेस्टिगेट किया गया। तो पुलिस ने जब बिल्कुल काम ढंग से प्रोफेशनल अप्रोच अपनाई ना, तो इस टेररिस्ट ने एक्सट्रीम नेटवर्क का खुलासा किया कि कहाँ कहाँ पे ऐसे लोग मतलब आपस में जुड़े होते हैं, कहाँ पे आपस में इंटरेक्शन करते हैं। इवन USA में भी नजीबुल्ला जाजी, इसने ना 2009 में न्यूयॉर्क में सबवे में बॉम्बिंग की थी। FBI ने ना बिल्कुल रिस्पेक्ट के साथ इस टेररिस्ट को ट्रीट किया, काम ढंग से। तो इसने सब कुछ बता दिया, इसने बहुत बड़े टेरर नेटवर्क का खुलासा किया। तो राइटर ये बोलना चाहते हैं कि देखो रिसर्च तो कम से कम यही कहती है कि मारने से, पीटने से रिजल्ट नहीं आता, ये सिर्फ फिल्मों में आता है। असल में जो शक की बिना पर जिसे पकड़ा गया, जिसे मारा पीटा जा रहा है ना, उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है और बहुत बार निर्दोष लोगों की मार पिटाई हो जाती है, उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। तो ये बात देखो सिर्फ पुलिसिंग की नहीं है, ये पूरा जो इशू है हमारी डेमोक्रेसी के मैच्योरिटी का टेस्ट भी है। लॉ का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होना चाहिए कमजोर लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, ना कि उनको मारने के लिए, पीटने के लिए, उन पे अत्याचार करने के लिए। तो इंडिया को ना इमीडिएटली UN कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर को रेटिफाई करना चाहिए और पुलिसिंग इस प्रकार से होनी चाहिए पीस मॉडल के आधार पे। वो फेमस कहावत है ना, एक जो दोषी है, क्या होती है, 10 दोषी बिल्कुल छूट जाएं, एक निर्दोष नहीं पकड़ा जाना चाहिए, ऐसी एक कहावत है ना। आप बताइए कमेंट बॉक्स में एक्यूरेट क्या है वो। तो जो पूरा हमारा जस्टिस सिस्टम है ना, इस प्रिंसिपल पे आधारित होना चाहिए। डर्टी हैरी से रिजल्ट तो निकल आते हैं, वो रिजल्ट गलत होते हैं, इसलिए शेरलॉक होम्स जैसी हमारी पुलिस होनी चाहिए। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल के बारे में है। आप सिलेबस में GS पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट
कर सकते हो। ये जो बिल है ना, हाल ही में 23 जुलाई को लोकसभा में पेश किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। शुरुआत में आर्टिकल में देखो ये बोला जाता है, मान लीजिए किसी गेम में ना रूल्स ना हो या फिर कोई रेफरी ना हो तो क्या होगा? पूरा गेम खराब हो जाएगा, कैओस क्रिएट हो जाएगा, प्लेयर्स के बीच में लड़ाई हो जाएगी और गेम अच्छे से नहीं चल सकेगा। वैसे ही देखो, किसी भी सेक्टर को स्मूथली चलाने के लिए ना रूल्स और रेगुलेशंस चाहिए होते हैं। हमारे देश में ना स्पोर्ट्स का फ्यूचर भी कुछ ऐसे ही रूल्स पे डिपेंड करता है, तो उसी के लिए ज़रूरी है ये नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल। बिल में देखो 2 बड़े बदलाव किए गए हैं। एक तो प्रोविजन है नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड बनाने का, और दूसरा बड़ा बदलाव है नेशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल बनाने का भी प्रोविजन किया गया है। फिर से बोलता हूं, इस नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल में ना 2 इंपॉर्टेंट प्रोविजंस किए गए हैं। एक तो नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड बनाया जाए और दूसरा ट्रिब्यूनल बनाया जाए जिसका नाम हो नेशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल। पहले हम बोर्ड की बात कर लेते हैं। नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड की आवश्यकता आखिरकार क्यों है? देखो, ये जो बोर्ड होगा ना, ये सेबी टाइप का होगा। जैसे सेबी जो बॉडी है, आपको पता है, स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है। हर्षद मेहता स्कैम हुआ था ना, तो उसके बाद इस बॉडी को बनाने की आवश्यकता महसूस हुई थी कि ताकि जो शेयर होल्डर हैं, जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर, खास करके रिटेल शेयर होल्डर हैं, उनको बचाया जा सके, उनकी प्रोटेक्शन हो सके, इसके लिए इस सेबी रेगुलेटरी बॉडी का निर्माण किया गया था। तो उसी प्रकार से सोचा जा रहा है कि ये नेशनल स्पोर्ट्स बॉडी बनेगी ना, इसके पास में बहुत पावर्स होंगी। ये जो बॉडी है नेशनल स्पोर्ट्स बॉडी रूल बनाएगी। जो स्पोर्ट्स के अलग अलग फेडरेशन है ना, जैसे टेनिस फेडरेशन है, फुटबॉल फेडरेशन है, उनके कामकाज को देखेगी ये रेगुलेटरी बॉडी। इसके अलावा बीसीसीआई जो है वो भी इसी बॉडी के अंडर आएगी। ये क्यों जरूरी है? देखो, आज तक ना स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के पास में ये सारी पावर होती थी कि इन फेडरेशन के कामकाज को देखना कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। पर देखो, अभी ना स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री अच्छे से कामकाज देख नहीं पाती, काम बहुत ज़्यादा स्प्रेड है। लेकिन ये नेशनल स्पोर्ट्स बॉडी होगी ना, सेबी जैसी, नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड जो होगा, ये एक डेडिकेटेड बोर्ड होगा, फोकस्ड बॉडी होगी। ये स्टैट्यूटरी पब्लिक इंस्टीट्यूशन बनेगा और इससे ना ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। अभी क्या है, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ना इन फेडरेशंस के कामकाज को देखती है, अच्छे से देख नहीं पाती, ट्रांसपेरेंसी नहीं होती। लेकिन ये नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड देखेगा ना, फेडरेशंस को अच्छे से देख पाएगा, ट्रांसपेरेंटली देख पाएगा, कामकाज सुधरेगा फेडरेशंस का। जैसे देखो, सीबीएसई स्कूल्स के लिए एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स सेट करती है ना, वैसे ही ये नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड जो है, ये अलग अलग फेडरेशंस के लिए स्टैंडर्ड सेट करेगा। आपको ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है। इसके बाद अब हम बात करते हैं नेशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल की। ये क्या है? ये देखो, ट्रिब्यूनल ना एक सिविल कोर्ट जैसा होगा और स्पोर्ट्स से जुड़े जो डिस्प्यूट्स हैं ना, उनको सोल्व करेगा। डिस्प्यूट जैसे देखो, एथलीट्स के सिलेक्शन से संबंधित, फेडरेशंस के इलेक्शन से संबंधित, ये सारे जो डिस्प्यूट्स हैं वो जाएंगे नेशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल के पास में। और अगर ट्रिब्यूनल के फैसले से कोई सहमत नहीं है तो फिर इसके बाद अपील जाएगी सीधा सुप्रीम कोर्ट में। आप ग्लोबल एग्जांपल देख लीजिए, दुनिया भर में ऐसे ट्रिब्यूनल्स होते हैं। जैसे फीफा में डिस्प्यूट्स के लिए कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स हैं। ये सब डिस्प्यूट्स को ना जल्दी और सही तरीके से सोल्व करते हैं, तो इसलिए इन ट्रिब्यूनल्स की हमें आवश्यकता है, नेशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल की हमें आवश्यकता है। तो 2 बड़े प्रोविजन किए गए हैं इस बिल में, पहला नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड और दूसरा नेशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल। जरूरत क्यों पड़ी? वैसे देखो, 2007 में ना ड्राफ्ट कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी आई थी। इसमें भी देखो स्पोर्ट्स रेगुलेटर की बात कही गई थी, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ी। पिछले 10 सालों में देखो ऐसे बिल्स आए हैं जिसमें स्पोर्ट्स रेगुलेटर बनाने की बात कही गई, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। तो ये जो नया बिल है ना, उन्हीं पुराने बिल्स का एक प्रकार से एक्सटेंशन है। बेनिफिट क्या होंगे अगर ये नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड बन जाता है? तो देखो, एनएसबी का ना अपना खुद का बजट होगा, स्पेशलिस्ट हायर होंगे, जैसे वकील हैं, ऑडिटर हैं। और ये जो बोर्ड है ना, हमारे देश में सभी 56 जो अलग अलग स्पोर्ट्स की फेडरेशंस है ना, उनको मॉनिटर करेगी और ज़्यादा गहराई से, क्योंकि स्पेशलिस्ट होंगे, ऑडिटर होंगे इस नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड के पास में। इसके बाद में फिर ट्रिब्यूनल की बात की जाती है।
देखो होता क्या है, हमारे देश में फेडरेशंस के इलेक्शंस होते हैं ना, बार बार मामला जो है वो कोर्ट में जाता है, सुप्रीम कोर्ट को इंटरवेंशन करना पड़ता है, स्टे लगाना पड़ता है, ये सब चलता है, आप भी अखबारों में पढ़ते रहते हो। राइटर बोलते हैं देखो कोर्ट में जब ये स्पोर्ट्स फेडरेशन के मामले या फिर सिलेक्शन के मामले जाते हैं ना, तो ये जज वगैरह ना स्पोर्ट्स में इनके पास में उतनी एक्सपर्टीज नहीं होती, तो मामला लंबा खिंचता है, कई बार तो कई कई सालों तक मामले चलते रहते हैं, तो स्पोर्ट्स की जो गवर्नेंस है ना बुरी तरह से प्रभावित होती है। एक स्पेशलाइज्ड ट्रिब्यूनल होगा ना स्पोर्ट्स से संबंधित मामलों के लिए, और उस ट्रिब्यूनल के जो मेंबर्स हैं वो एक्सपर्ट होंगे, तो वो ज़्यादा बेहतर ढंग से, ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ में ज़्यादा जल्दी स्पोर्ट्स के डिस्प्यूट्स को, सब स्पोर्ट्स के मामलों को सोल्व करेंगे, तो इससे स्पोर्ट्स को ही फायदा होगा। कई लोग देखो वैसे ये कहेंगे कि एक और ट्रिब्यूनल, ऑलरेडी इतने सारे ट्रिब्यूनल हैं, उन्होंने ठीक से काम नहीं किया है, लेकिन देखो आप पूरे वर्ल्ड में देखोगे ना, ग्लोबली स्पोर्ट्स में डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए अलग चैम्बर्स या फिर ट्रिब्यूनल होते हैं, और एडवांटेजेस मैंने आपको बता ही दिया, टाइम बाउंड प्रोसीजर होते हैं, स्पोर्ट्स अवेयर लोग डिसीजन लेते हैं, इससे स्पोर्ट्स आगे बढ़ता है। और बस जरूरी ये है, ये इंश्योर करें कि स्पोर्ट्स के जो मेंबर है ना वो इंडिपेंडेंट होकर काम करें, ये हमें इंश्योर करना है। और देखो एक चीज लोग बोल रहे हैं ना, नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड बना रहे हैं, इतनी सारी पावर्स इस बोर्ड के पास होंगी, तो क्या ये ठीक है? राइटर बोलते हैं पहले भी ये पावर्स ना स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के पास में थी, ऐसा नहीं है कि हाँ नई तरह की पावर्स एनएसबी को दे रहे हैं, बस हम ये कर रहे हैं कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री जो पहले पावर एक्सरसाइज करती थी, अब वो बोर्ड पावर एक्सरसाइज करेगा, और ये बोर्ड जो है स्टैट्यूटरी बॉडी होगा। स्टैट्यूटरी बॉडी होगा तो पब्लिक स्क्रूटिनी जो है बढ़ेगी, लोग इस बोर्ड से भी क्वेश्चन पूछेंगे कि आप ट्रांसपेरेंटली काम क्यों नहीं कर रहे हो। समझ गए? अभी स्पोर्ट्स बॉडीज के बारे में ना इंफॉर्मेशन मिलना बहुत कठिन होता है, किस डिस्ट्रिक्ट में किस फेडरेशन से कॉन्टैक्ट करें, कौन सी असली फेडरेशन है किस जिले में, ये पता ही नहीं चलता। तो बिल में यह प्रोविजन किया गया है कि सारी जो एफिलेटेड बॉडीज है ना वो एनएसबी के साथ कांटेक्ट में रहेंगी, एनएसबी के साथ अपने आप को रजिस्टर करवाएंगी, इससे इंफॉर्मेशन मिलेगी कि सही ओरिजिनल बॉडी कौन है कौन से डिस्ट्रिक्ट में। इसके बाद देखो बिल में एक प्रोविजन ये है, जो स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर है ना उनकी एज को 75 ईयर्स तक बढ़ाने का प्रोविजन किया गया है। अब इस प्रोविजन के पक्ष में भी आर्ग्यूमेंट्स दिए जाते हैं, जैसे इससे होगा क्या, जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटर है ना वो इंटरनेशनल बॉडीज़ की सदस्यता ले सकेंगे, इंटरनेशनल बॉडीज़ में रिप्रेजेंट कर सकेंगे इंडिया को। होता क्या है, कई बार ना इंटरनेशनल बॉडीज़ में मेंबर बनने के लिए ना लंबा एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, तो लंबे समय तक भारतीय बॉडीज़ में जब स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर काम करेंगे तभी वो इंटरनेशनल बॉडीज़ के सदस्य बाद में बन सकेंगे ना। अगर भारत में एज लिमिट कम होगी तो फिर वो इंटरनेशनल बॉडीज़ के मेंबर ही नहीं बन सकेंगे। जैसे देखो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, इसमें लंबे टेन्योर होते हैं, लंबे कार्यकाल होते हैं ताकि एक्सपीरियंस्ड लोग डिसीजन ले सकें, लेकिन कुछ लोग इसे कंसर्निंग भी बताते हैं कि लंबे समय तक पोजीशन पर रहने से पावर का मिसयूज हो सकता है, नए लोगों को मौका नहीं मिलेगा, पुराने लोग ही सिस्टम पर कब्जा करके बैठ जाएंगे। तो यहाँ पे ना रिस्क और बेनिफिट्स को बैलेंस करना जरूरी है। अब इसके बाद बीसीसीआई के लिए क्या प्रोविजन किया गया है। देखो बीसीसीआई अब तक ना गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं थी, लेकिन देखो अब सरकार मन बना चुकी है कि बीसीसीआई को भी इस बिल के अंडर लाया जाएगा। मतलब बेशक बीसीसीआई को अभी तक नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड के रूप में नहीं माना गया है, लेकिन अब आपको पता है क्रिकेट भी ओलंपिक्स में शामिल हो गया है, तो क्रिकेट के ओलंपिक्स में शामिल होने के बाद क्या बीसीसीआई इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का मेंबर बनेगी, ये भी एक सवाल है। बिल में ये प्रोविजन किया गया है, अगर किसी प्लेयर को कोई शिकायत है ना तो पहले तो वो देखो इंटरनल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का सहारा ले सकता है। हर एक फेडरेशन में जो इंटरनल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होता है ना उसका सहारा ले सकता है। वहाँ अगर मामला सोल्व नहीं होता है तो फिर वो ट्रिब्यूनल के पास जा सकता है, ट्रिब्यूनल में भी सोल्व नहीं होता तो फिर सुप्रीम कोर्ट के पास में। ये पूरा जो हायरार्की है ना, अपील सिस्टम है, ये देखो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डिस्प्यूट रेजोल्यूशन स्ट्रक्चर के हिसाब से है। जैसे फीफा में प्लेयर्स कोर्ट नहीं जा सकते, उन्हें पहले फीफा के डिस्प्यूट रेजोल्यूशन चैम्बर्स यूज करने होते हैं और फिर अपील जाती है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के पास में। तो इस प्रकार का ही स्ट्रक्चर हमारे देश में भी बनाया गया है इस नेशनल स्पोर्ट्स बिल के अंतर्गत। तो कुल मिला के देखो ये जो स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल है ना महत्वपूर्ण कदम है। हमारे देश में स्पोर्ट्स गवर्नेंस को सुधारने की अच्छी कोशिश है। देखना ये होगा इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है।
और इम्प्लीमेंटेशन अच्छा होगा तो अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस ये सब आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल ना रूरल डिस्ट्रेस के बारे में है, और आप ना सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। मनरेगा स्कीम के बारे में तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा। मनरेगा स्कीम देखो 2005 में आई थी। एम हर रूरल घर के एक पर्सन को ना कम से कम साल में 100 दिनों के काम की गारंटी, पेमेंट डेली वेजेस के हिसाब से होती है मनरेगा में। और ये स्कीम देखो डिमांड ड्रिवन थी, ठीक है, मतलब अभी भी है। डिमांड ड्रिवन मतलब जितना लोग काम मांगेंगे उतना सरकार काम देगी। और काम मोस्टली क्या होता है, रोड, पोंड, प्लांटेशन, वाटरशेड, ये सब। अगर आप इस स्कीम का कंटेक्स्ट देखोगे ना, 1991 में एलपीजी रिफॉर्म आए, सरकार ने मार्केट से अपने हाथ पीछे खींच लिए और मार्केट बेस्ड चीज़ें ज़्यादा होने लगी, मतलब डिमांड एंड सप्लाई के आधार पे। लेकिन इसकी वजह से ना देश में थोड़ी इनइक्वालिटी, थोड़ी गरीबी, ये सब बढ़ गए थे। एग्रीकल्चर सेक्टर में वेजेस कम हो गए थे, रूरल एरियाज़ में गरीबी बढ़ गई थी। तो इसलिए सरकार ने सोचा यार एक सेफ्टी नेट होना चाहिए, तो सेफ्टी नेट के तौर पे ये मनरेगा स्कीम उस समय लॉन्च की गई थी। तो ये कंटेक्स्ट मैंने आपको बता दिया। लेकिन देखो अब सरकार ने ना 2025 में एक नया डिसीजन लिया है। डिसीजन देखो ये है, 2025-26 के लिए जितना पैसा एलोकेट हुआ है ना मनरेगा स्कीम के लिए, मान लीजिए 100 रुपये एलोकेट हुए हैं, तो फर्स्ट हाफ में ना, फर्स्ट हाफ स्टार्ट होता है देखो 1 अप्रैल से, मतलब फाइनेंशियल ईयर का फर्स्ट हाफ की बात हो रही है। 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर के बीच में 6 महीने पूरे हो जाते हैं, ये फर्स्ट हाफ हो जाता है। तो फर्स्ट हाफ में ना जितना पैसा एलोकेट हुआ है उसका सिर्फ 60% यूज होना चाहिए, यानी 100 रुपये एलोकेट हुए हैं पूरे साल के लिए, तो 60 रुपये पहले 6 महीनों में यूज होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये कंडीशन ना पहली बार रखी गई है। अब इस कंडीशन को रखने से ना ये स्कीम डिमांड ड्रिवन नहीं रहेगी, मतलब जितना काम लोग मांगेंगे उतना मिलेगा, वो वाला प्रोविजन खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पैसों की तो लिमिट रख दी गई ना कि 60 रुपये सिर्फ यूज होंगे, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये सप्लाई ड्रिवन हो गई, कितना पैसा मिल रहा है सिर्फ उतना काम मिलेगा, लोग मांगेंगे उससे फर्क नहीं पड़ता। पहले स्कीम कैसी थी? डिमांड ड्रिवन, जितना डिमांड करेंगे उतना मिलेगा। अब कैसी हो गई? सप्लाई ड्रिवन, पैसा इतना ही है, इतने में जिनको मिल गया, ये सिस्टम हो गया अभी। और आपको हैरानी होगी एक चीज़ की कि जैसे 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ ना, मनरेगा स्कीम में ना 20% पैसा तो पिछले साल का ड्यूज क्लियर करने में खर्च हो जाता है। मतलब 100 रुपये में 100 रुपये मिले इस साल के लिए, 100 रुपये में से 20 रुपये तो पिछले साल का बकाया है वो चुका दिया, ऐसे सिस्टम चल रहा है। अब राइटर ये बोल रहे हैं कि देखो वैसे मनरेगा स्कीम की जो डिमांड है ना, आप देखोगे बढ़ रही है। जून 2024 में 26.39 मिलियन हाउस होल्ड्स ने काम मांगा मनरेगा स्कीम के अंतर्गत, जबकि जून 2025 में आंकड़ा बढ़ के हो गया 27.59 मिलियन, यानी 4.5% की बढ़ोतरी। मतलब इस स्कीम की डिमांड बढ़ रही है। 20 साल पूरे हो गए इस स्कीम को आए, बट दिक्कत यह है बजट कम एलोकेट होता है, वेजेस लेट मिलते हैं, लोगों को पूरे 100 दिन तो काम मिलता ही नहीं है। 2023-24 में एक एवरेज हाउस होल्ड है ना जिन्होंने काम मांगा, उस हाउस होल्ड को सिर्फ 52 दिनों के लिए काम मिला, जबकि 100 दिनों के काम की गारंटी है। राइटर बोलते हैं मनरेगा के लिए डिमांड इसलिए बढ़ रही है, 4 रीजन है। पहला तो देखो रूरल वेजेस कम हो रहे हैं, तो लोगों को लगता है यार मनरेगा में ठीक ठाक मजदूरी मिल जाती है, इसमें काम कर लेते हैं। दूसरा, रूरल एरियाज में इन्फ्लेशन ज़्यादा है, कहीं और काम नहीं मिल रहा, महंगाई से तो निपटना है तो मनरेगा में काम कर लेते हैं। तीसरा, रूरल कंजप्शन स्लो है, कम है। रूरल एरिया में कम चीज़ें कंज्यूम हो रही हैं, तो कम प्रोडक्शन हो रहा है, तो कम जॉब जनरेट हो रही हैं। तो ये 3 रीजंस हैं जिसकी वजह से मनरेगा की जो डिमांड है बढ़ रही है। राइटर बोलते हैं देखो एग्रीकल्चर जो है, ये वो रीजंस मैंने आपको बताए। राइटर बोलते हैं देखो एग्रीकल्चर हमारे देश में ना हालत अभी ये है, बल्कि पहले से ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहे हैं, जिसे आंकड़ा दिया जाता है। जैसे देखो 2018-19 में ना, 2018-19 में जहां एक तरफ 42.5% देश के लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहे थे, 2023-24 में ये आंकड़ा बढ़ के हो गया 46.1%, यानी 3-4% की बल्कि बढ़ोतरी हो गई है। एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई है।
2018-19 से कंपेयर करें तो। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा देखो इसलिए हुआ क्योंकि जब लॉकडाउन लग गया था ना, कोविड आया था, तो बहुत सारे लोगों के लिए ना एक लाइफ जैकेट का काम किया एग्रीकल्चर सेक्टर ने। लोगों के पास में जमीन थी, वो शहर छोड़ के वापस गांव में आ गए। जब लॉकडाउन लगा तो उन्हें लगा यार और कुछ नहीं तो खेती कर लेते हैं दोबारा से, तो इसलिए खेती करने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई। राइटर बोलते हैं देखो एग्रीकल्चर सेक्टर में ना फोकस क्वालिटी जॉब्स पे नहीं है, पॉलिसी फोकस सिर्फ सप्लाई साइड पे है। सप्लाई साइड मतलब जैसे टैक्स कट कर दिया एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कर दिया, लेकिन जॉब क्रिएशन एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत कम है। तो फाइनल लेसन्स ये हैं, मनरेगा स्पेंडिंग पे कैप रखना ये देखो बहुत खतरनाक है, क्योंकि ये डिमांड ड्रिवन स्कीम थी। कैप लगने से ना बल्कि रूरल एरियाज में डिस्ट्रेस और ज्यादा बढ़ेगा, समझ रहे हो। और एग्रीकल्चर सेक्टर में बल्कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की आवश्यकता है, जैसे इरिगेशन है, स्टोरेज है, क्लाइमेट रिजिलियंट फार्मिंग है, इन सब चीजों पे ध्यान देने की आवश्यकता है। क्योंकि मनरेगा और एग्रीकल्चर दोनों देखो फॉल बैक ऑप्शंस हैं, कुछ गलत होता है ना तो यही ऑप्शंस काम आते हैं, मनरेगा भी एग्रीकल्चर सेक्टर भी। तो फ्यूचर पॉलिसी बनाते वक्त ना इन चीजों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद लास्ट में देखो रिवाइज कर लेते हैं कल जो हमने डिस्कस किया था। सबसे पहले हमने आर्टिकल डिस्कस किया डेथ्स इन स्कूल। ये बहुत गंभीर विषय था कि सरकार बेसिक एजुकेशन इंफ्रा पे भी ध्यान नहीं दे पा रही है। सरकार का तरीका है कि कुछ फैंसी मॉडल स्कूल्स डेवलप कर दिए जाएं, प्राइवेटाइजेशन हो एजुकेशन का, सेल्फ फाइनेंसिंग हो। लेकिन देखो स्कूल एजुकेशन तो सरकार को सब्सिडाइज रखनी पड़ेगी ना। स्कूल में बच्चे सीखेंगे, लर्निंग आउटकम इंप्रूव होगी, तभी तो डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा होगा। लेकिन अफसोस की बात है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो बोला गया था उसमें 6% जीडीपी का जो बजट है वो खर्चा होगा किस पे, एजुकेशन पे, लेकिन उस नंबर तक हम अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। फिर हमने आर्टिकल डिस्कस किया फॉर्मलाइजेशन पे। कॉन्ट्रेक्चुअलाइजेशन बढ़ रहा है बल्कि फॉर्मल सेक्टर में भी। क्यों बढ़ रहा है? फर्म्स तो ये बोलते हैं कि हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि एकदम से ऑर्डर मिल गया तो लोगों को हायर कर लिया, हटा दिया, कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से हायर किया था और हटा दिया। लेकिन देखो असल में ये है सस्ता पड़ता है फर्म्स को कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से हायर करना। ये पीएफ वगैरह नहीं देना पड़ता, पेंशन वगैरह नहीं देनी पड़ती, मतलब सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का लाभ नहीं देना पड़ता। लेकिन देखो ओवरऑल पिक्चर देखें तो प्रोडक्टिविटी जो है ना कम होती है कॉन्ट्रैक्ट वाले वर्कर्स की, और ये लॉयल होते हैं कॉन्ट्रैक्टर के प्रति, ना कि उस फर्म के प्रति जिसके लिए वो काम कर रहे हैं। तो प्रोडक्टिविटी कम होती है, बार बार ट्रेनिंग देनी पड़ती है, बार बार रिप्लेसमेंट होता है, तो ओवरऑल नुकसान हो जाता है बल्कि फर्म्स को। तो सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को थोड़े लेबर कोड 2020 में जो रूल्स हैं थोड़े फ्लेक्सिबल बनाने चाहिए कि बड़ी फर्म्स भी कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे हायर कर सकें, लेकिन बेसिक सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का लाभ दें। ये पीएम जो स्कीम थी ना एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड वाली, जिसमें 12% सरकार कंट्रीब्यूट करती थी, ये स्कीम अच्छी थी, इसको डिसकंटिन्यू नहीं करना चाहिए था। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर निसार का कोलैबोरेशन हमने डिस्कस किया। निसार में इसरो और नासा दोनों ने मिल के काम किया है और बहुत बढ़िया अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट है। कॉस्ट $1.5 बिलियन, 2800 kg का है। 12 दिनों में पूरी दुनिया का चक्कर लगाएगा, सेंटीमीटर लेवल तक चेंजेस पता लगेंगे। फिर बोला गया कि देखो नासा की अलग स्टोरी थी, प्लैनेट्स को एक्सप्लोर करना है, क्यूरियोसिटी थी, इस प्रकार से नासा का जन्म हुआ। इसरो का जन्म तो आम आदमी की भलाई के लिए हुआ। पूरी जर्नी ऐसे रही कि शुरुआत में भी केरला में कोकोनट ट्रीज जब डिजीज से प्रभावित हुए तो इसरो के साइंटिस्ट ने बढ़िया हेल्प की। तो दोनों का मकसद अलग है लेकिन फिलोसफी अलग है, फिर भी देखो दोनों मिलके काम करें तो कितना बढ़िया मिशन लॉन्च कर सकते हैं। उसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है ये निसार मिशन। निसार मिशन देखो चाहे वेदर हो, डिजास्टर मैनेजमेंट हो, एग्रीकल्चर हो, सब सेक्टर्स में बढ़िया काम करेगा। लास्ट में क्वेश्चन देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करना है। टॉर्चर वाला आर्टिकल जो हमने डिस्कस किया था ना, इस पे क्वेश्चन है, 250 वर्ड्स में इस क्वेश्चन का आंसर देना है और 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान दीजिए, अपने पे ध्यान दीजिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।